नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस शानदार ऑडियो बुक में। मैं रोहित हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक अद्भुत जापानी किताब, वाबी साबी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके दिल और दिमाग को गहरे तक छूने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 5। जापानियों का एक प्रसिद्ध कहावत है, नाना कोरोबी याओकी, जिसका मतलब है 7 बार गिरो 8 बार उठो। जब मैं जापानी भाषा सीख रहा था तो मैं इस कहावत से बहुत परिचित हुआ। ये कहावत न सिर्फ हार मानने के विचार को दर्शाती है, बल्कि इससे भी बढ़कर ये इस बात को इंगित करती है कि गिरने से पहले हमें उठना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमें पहले सामने आकर कोशिश करनी होती है, ताकि हमें असफल होने और फिर उठने का मौका मिले। जब मैं अपनी डिग्री के कोर्स में एकमात्र गैर भाषाविद था, तब चीजें शुरू में अच्छी नहीं रहीं। विश्वविद्यालय के पहले हफ्ते में जब मेरे नए दोस्त लैब और लेक्चर थिएटर में ऊंचे ऊंचे विषय पढ़ रहे थे, मैं हेलो कहने के 3 विभिन्न तरीकों का अभ्यास कर रहा था और कभी कभी गलत भी कर जाता था। डर हम विश्वविद्यालय के ईस्ट एशियन स्टडीज विभाग में एक छात्र के रूप में, मुझे यहाँ की परंपरा और अनुभव बहुत पसंद था। छोटे समूहों में ट्यूटोरियल, जिनमें दयालु शिक्षक होते थे, पुराने विक्टोरियन घर के ईव्स में स्थित कक्ष, किताबों की लंबी लंबी पंक्तियां जिन पर कंजी के अक्षर होते थे, जिन्हें मैं एक दिन पढ़ने का सपना देखता था, और बगल में स्थित ओरिएंटल म्यूजियम, जिसमें कपड़े, लकड़ी के प्रिंट्स और अन्य विदेशी सामान भरे हुए थे। हमारे पाठ्यक्रम में जापानी लोगों के घर जाने की शिष्टाचार, मियाजाकी एनिमेशन देखना और हर गुरुवार दोपहर कंजी को चावल के कागज पर काले स्याही से पेंट करना शामिल था। इसके साथ पृष्ठभूमि में शास्त्रीय संगीत बजता था। जापानी एक गीत जैसा लगता था और मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद थी। मैं बस इसे सही से गाने में बहुत अच्छा नहीं था। पहली शब्दावली परीक्षा से ही मेरी यात्रा असफलता के मलबे से भरी रही। मैंने पहले साल की परीक्षा में इतनी खराब प्रदर्शन किया कि एक वरिष्ठ प्राध्यापक मुझे अपने दफ्तर में बुलाते हैं और गंभीर रूप से कहते हैं कि विभाग यह तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे अगले सत्र में क्योटो जाने देना चाहिए या नहीं। क्या क्या उन्हें नहीं समझ में आता? जापान में रहना ही मेरा उद्देश्य था। मैं यहां साहसिक कार्य के लिए था। मैंने उनसे विनती की और उन्हें आश्वस्त किया कि मैं एक बार जब मैं भाषा और संस्कृति में डूब जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरह से यह काम कर गया और कुछ ही हफ्तों बाद मैं खुद को एक विमान में पूर्व की ओर जाते हुए पाता हूं, आत्मसंकोच को अपनी सूटकेस में कंजी शब्दकोश और 1 साल के कपड़ों के साथ पैक करके। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजरते हुए मैंने ऐसे संकेत देखे जिन्हें मैं नहीं पढ़ सकता था, ऐसी बातचीत और घोषणाएं सुनी जिन्हें मैं समझ नहीं सकता था, और मुझे यह एहसास हुआ कि लोग वास्तव में मेरी किताबों की भाषाओं में बात करते हैं। वही भाषा जिसे मैंने घंटों पढ़ने के बजाय विश्वविद्यालय के रेडियो पर समाचार बुलेटिन सुनने या छात्र पत्रिका के लिए कैंपस की अफवाहें इकट्ठा करने में समय गंवाया था। फिर मैंने अपनी मेजबान माँ से मुलाकात की, जो केवल क्योटो बोलती थी, और मेरी बाकी मेजबान परिवार से, जिनमें से कोई भी अंग्रेजी नहीं बोलता था। और मुझे अचानक यह स्पष्ट हो गया कि अगर मुझे अगले साल जीवित रहना है तो मुझे अपनी भाषा की क्षमता को दुरुस्त करना होगा। मेरे भाषा सीखने की यात्रा अगर एक ग्राफ पर खींची जाए तो यह निचले बाएं कोने में शून्य से शुरू होती है, जिसमें शुरुआत में एक घबराया हुआ रेखा होती है। फिर क्योटो में पहले साल के दौरान एक सामान्य वृद्धि होती है। ये रेखा तब बढ़ती है जब मेरी प्रेरणा उच्च होती है, और जब मेरा मनोबल गिरता है तो ये घटती है। ये आधे रास्ते में एक समय के लिए समतल हो जाती है, फिर परीक्षा के समय फिर से बढ़ती है, और इंग्लैंड लौटने पर यह और बढ़ जाती है, क्योंकि मैं अपनी डिग्री पूरी करता हूँ। मुझे एक बिंदु पर ऐसा लगता है कि मैं स्नातक होने पर काफी आत्मविश्वास महसूस करता हूँ। लेकिन फिर जब मैं जापान में काम करने के लिए जाता हूँ तो मुझे यह झटका लगता है कि जो मैंने एक अच्छा स्तर माना था वह उतना अच्छा नहीं है। जब मुझे बड़े मंचों पर गवर्नरों, राजदूतों और शीर्ष खिलाड़ियों के लिए जीवित अनुवाद करना पड़ता है। मैं मीटिंग्स को टेप करता हूँ और फिर से सुनता हूँ,
समाचार पत्रों के लेखों का अनुवाद करता हूँ और जितना हो सके सांस्कृतिक कक्षाओं और दोस्ती में खुद को डुबो देता हूँ। हर समय यह गर्व और निराशा का रोलर कोस्टर होता है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं कितनी दूर आ चुका हूँ और कितनी दूर मुझे अभी और जाना है। आखिरकार मुझे यह समझ में आता है कि मैं जो कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ, वर्तमान में मेरे पास जो उपकरण हैं उनका उपयोग करके। मैं जितना संभव हो सके खुद को तैयार कर सकता हूँ और फिर मुझे बस उपस्थित होना चाहिए, आदर्श रूप से, अच्छी तरह से आराम किया और चौकस, ताकि मैं अपना सबसे अच्छा काम कर सकूं। हर बार जब मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ा और बेहतर हो जाता हूं, थोड़ा और सीखता हूं और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से ऐसे समय होते हैं जब वह आत्मविश्वास फिर से पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन मैं खुद को फिर से उठाकर काम करता हूं। भाषा सीखने का मेरा ग्राफ तब फिर से बढ़ता है जब मैंने टोक्यो में हर साल बिताया। ये शायद उस साल पर सबसे ऊंचा था जब मैंने अपनी मास्टर डिग्री के लिए समकालिक अनुवाद कौशल की पढ़ाई की। उस समय मैं संयुक्त राष्ट्र में कार्य अनुभव के लिए गया, जहां मैंने अनुवाद कक्ष में उन महिलाओं के साथ काम किया जो द्विभाषी थीं, जिनके पास नौकरी में 3 दशकों का अनुभव था और जो सहजता से भाषाओं के बीच स्विच करती थीं और वे बुनाई भी करती थीं। वहां जाना शायद एक गलती थी। मैं बहुत भयभीत था और मुझे अपना आत्मविश्वास घिसता हुआ महसूस हुआ। मेरा ग्राफ अचानक स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद के निक्केई इंडेक्स जैसा दिखने लगता है। लेकिन यही वह है जो हम करते हैं। जब हम किसी चीज में बेहतर होते जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी चौड़ा होता जाता है। हम पोखर से तालाब में, तालाब से सागर में बदल जाते हैं। आदर्श हमेशा बदलता रहता है और जब तक हम उसे प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करके अधिक गुणवत्तापूर्ण दिल और आत्मा से काम करते हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब यह तुलना करने का अभ्यास बन जाता है तो ये एक खतरनाक स्थिति बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पोखर में संतुष्ट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप तालाब में खुश रह सकते हैं और ये ठीक है अगर वहीं पर आप अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। हो सकता है कि आप सागर के लिए नियत महसूस करें और वह भी ठीक है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप वहां सही कारणों से जाएं। सीखने में कभी भी पूरा, संपूर्ण या परफेक्ट नहीं होता, बस सीखना होता है। ये वाबी साबी से कैसे जुड़ा है? ये राहत है ये जानने में कि कुछ भी स्थायी, परिपूर्ण या संपूर्ण नहीं होता। जब मैं गलती करता हूं तो यह बस एक क्षणिक असफलता होती है, कोई जीवन भर का सजा नहीं। जब मैं गलती करता हूं तो मैं इसे सुधार सकता हूं या अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं। चाहे मैं अपनी यात्रा में कहां भी हूं, मैं अभी भी यात्रा कर रहा हूं। ये इसका अंत नहीं है, जो मुझे यह जानने की अनुमति देता है कि मुझे सब कुछ नहीं जानना है और मुझे यह जिज्ञासा पैदा करता है कि और क्या क्या सीखने के लिए बाकी है। हमेशा ग्राफ में गिरावट, समतल या वृद्धि होने की संभावना रहती है। ये केवल आप पर निर्भर करता है, आपकी मानसिकता, ऊर्जा और ध्यान पर। ये सिर्फ किसी कौशल को सीखने के बारे में नहीं है। ये वित्त, प्रेम, पालन पोषण और यहां तक कि खुद के बारे में भी सच है। कुछ भी पूरा, समग्र या परिपूर्ण नहीं होता, बस सीखना होता है। जापानी दृष्टिकोण में असफलता। मेरे शोध के दौरान एक बड़ा सवाल जो मुझे निपटाना पड़ा था वह था वाबी साबी प्रेरित अपूर्णता के विचार को जापान में सार्वजनिक असफलता से जुड़े घृणा के साथ कैसे मिलाया जाए। अगर कोई व्यवसाय असफल हो जाता है तो सीईओ आमतौर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हैं। 1990 के दशक में एशियाई आर्थिक संकट ने देश के शीर्ष व्यक्तित्वों को एक के बाद एक गिरा दिया। और यह सिर्फ सार्वजनिक हस्तियां नहीं है। हर साल अधिकांश छात्र जूको क्राइम स्कूल्स में घंटों खर्च करते हैं ताकि हाई स्कूल और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सके, ताकि वे किसी प्रतिष्ठित स्थान को न खो दें। जापान में लोग असफलता को किसी और से कम पसंद नहीं करते हैं और जब चीजें सही नहीं होती तो चेहरे को खोना का सामाजिक कलंक अभी भी जुड़ा हुआ है। जो मैंने महसूस किया है वह यह है कि असफलता को फिर से समझने का मतलब यह नहीं है कि हम उसे पसंद करने या उसे स्वागत करने के लिए सीखें। इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं
उसके प्रति पूरी निष्ठा से अपनी पूरी कोशिश करें। और यदि असफलता होती है तो इसका मतलब है कि हमें इसे इस तरीके से निपटने का तरीका सीखना होगा जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। डिसरप्टिंग जापान पॉडकास्ट में हिरोशी नागाशिमा, फेल हुई कंपनी शेयरबुक किड्स के संस्थापक के साथ एक साक्षात्कार इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। उनके परिचय में मेजबान टिम रोमरो, जो जापान में स्टार्टअप्स के अनुभवी हैं, ने कहा, असफलता दुख देती है, असफलता अकेली होती है। कुछ लोग जिनसे आपको लगता था कि वे करीबी दोस्त हैं, आपके कॉल का जवाब देना बंद कर देते। असफलता वह जगह है जहां आप खुद में और आपके आसपास के लोगों में कभी कभी सबसे बुरा और कभी कभी सबसे अच्छा देखते हैं। जब टिम के मेहमान श्री नागाशिमा की कंपनी विफल हुई तो उनके निवेशकों, दोस्तों और परिवार का सर्कल वास्तव में उन्हें अपेक्षा से ज्यादा सहायक और स्वीकार करने वाला था। सबसे कठिन भाग यह था कि शुरुआत में उन्होंने खुद को कितना दोषी ठहराया। हालांकि अंत में श्री नागाशिमा ने स्पष्ट रूप से यह देखा कि अगर वे फिर से वही करते तो वे क्या अलग करते, और इस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दूसरे कंपनी में एक मजबूत नौकरी हासिल की। उन्होंने कहा कि असफलता का अनुभव, हालांकि उस समय बहुत कठिन था, ने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में मजबूत किया, उनके संकल्प को मजबूत किया, उनके दृष्टिकोण को बदला और उन्हें उन चीजों के बारे में कम चिंता करने में मदद की जो वास्तव में मायने नहीं रखती। असफलता को फिर से समझने के लिए हमें पहले सफलता को फिर से समझना होगा। जब हम एक एकल लक्ष्य तय करते हैं और अपनी व्यक्तिगत कीमत उस पर लटका देते हैं कि क्या हम उसे हासिल कर पाते हैं या नहीं, भले ही कई योगदानकारी कारक हमारे नियंत्रण से बाहर हों, तो गिरावट कष्टकारी हो सकती है। यह एकल लक्ष्य हमारी परिपूर्णता के विचार से जुड़ा होता है। अगर मैं एक्स हासिल कर लूंगा, यू बन जाऊं, जेड कर लूंगा, तो मैं खुश रहूंगा। इसके बजाय अगर हम सफलता को इस तरह से देखें कि हमें कैसा महसूस करना है और हम जीवन को कैसे अनुभव करना चाहते हैं, तो हर चीज बदल जाती है। हम इसे आगे अध्याय 7 में और अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आइए देखें कि जब हम असफलता को वाबी साबी दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं। हमें असफलता को पसंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे हम सीख सकते हैं। असफलता हमारी सहन शक्ति को बढ़ाती है और हमें अन्य तरीकों से विकसित होने में मदद करती है। और जब हम परफेक्ट बनने की कोशिश करना बंद करते हैं तो हम शायद असफलता को असफलता के रूप में नहीं देखेंगे। असफलता का एहसास हमेशा के लिए नहीं रहेगा, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दिन एक नए प्रारंभ का अवसर है, सब कुछ बदल रहा है। शायद ये एक क्षण है जब हमें रुकने, मोड़ने और कुछ और करने का प्रयास करना चाहिए। संचार का खतरा, जब हम एक बड़े मंच पर अपनी किस्मत आजमाते हैं और ये काम नहीं करता है, तो ये असफलता नहीं है, ये विस्तार का एक क्षण है। प्रतिस्पर्धा बुरी चीज नहीं है, यह हमें अपनी चुनौती देने और अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित करती है। समस्या तब आती है जब हम एक ऐसी दुनिया में परफेक्टता का पीछा करते हैं जहां बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। असफलता का जोखिम उस मंच के आकार का उत्पाद है जिस पर हम खुद को रखते हैं। कोई भी कुछ भी जीत सकता है अगर मंच छोटा हो। विकास का अवसर वही है जो विस्तार करने में है, और ये अनिवार्य रूप से ऐसे समय होंगे जब हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम इसे शुरुआत से ही समझते हैं जैसा कि ये है, हम अपनी आरामदायक सीमा को बढ़ा रहे हैं और एक और बड़े अनुभव के लिए अपने दिलों को खोल रहे हैं, तो ये एक उपहार है। एक अनुवादक के रूप में मैंने कई विश्व स्तरीय एथलीटों के साथ खड़ा होकर देखा है जिन्होंने वैश्विक मंच पर अपने लक्ष्यों में असफलता पाई है, और साथ ही उन लोगों के साथ भी खड़ा हुआ हूं जिन्होंने ओलंपिक पदक जीते हैं। मैं जीतने और हारने के बीच के भावनात्मक गड्ढे को समझता हूं। मैंने उस निराशा की गहराई का अनुभव किया है जो किसी लक्ष्य को हासिल करने में नाकामी के तुरंत बाद आती है, जिसके लिए रास्ते में बहुत कुछ बलिदान किया गया हो। लेकिन बिना किसी अपवाद के जो लोग बड़े काम करने जाते हैं वे वही लोग होते हैं जो ये महसूस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगला क्या होता है। यह वही है, फिल्म निर्माण, केक बनाने, अकादमिक उपलब्धि
और किसी भी क्षेत्र में जहां हम एक विशिष्ट सपना जुई करते हैं। हमारे पास किसी भी क्षण में जब हम असफलता को महसूस करते हैं, इस पर निर्णय लेने का विकल्प होता है और हम इसके साथ क्या करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। महत्वाकांक्षी बने, प्रतिभाशाली बने, अद्भुत बने, प्रेरणादायक सपनों का पीछा करें और रास्ते में कदमों का आनंद लें, लेकिन उस एल्यूसिव ईगो प्रेरित परिपूर्णता का पीछा न करें। इसके बजाय इस ज्ञान में आराम करें कि परिपूर्णता एक अप्राप्य लक्ष्य है। महत्वपूर्ण बात विस्तार है। विस्तार का अभ्यास। मेरे जापान कनेक्शन ने मुझे वर्षों में कुछ असामान्य नौकरियों तक पहुंचाया। शायद इनमें से कोई भी काम लंबी दूरी के तैराक के लिए अनुवादक के रूप में काम करने जैसा ना हो, जो अंग्रेजी चैनल को 15 घंटों से कम समय में पार करने की कोशिश कर रहा था। केन इगाराशी एक चावल किसान है जो त्सुरुका शहर के तटीय क्षेत्र से है। वे जूनियर हाई स्कूल में अच्छे तैराक थे, लेकिन फिर काम और पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए और तैराकी को छोड़ दिया। अपने 20वें दशक में उन्होंने वजन उठाने की शुरुआत की और ये ताकत उनके लिए सहायक साबित हुई जब उन्होंने अपनी 30वां दशक में फिर से लंबी दूरी की तैराकी शुरू की। जब मैं उनसे मिला, तब तक वह पहले जापानी व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने तसुगारू जलडमरू मध्य को तैरा था, जो होन्शु और होक्काइडो के बीच का जल मार्ग है जो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। वह अपने कोच के साथ डोवर गए और हम तीनों एक आरामदायक B&B में रहे, जहां बाहर समुद्र तट पर गिलहरी की आवाजें सुनाई देती थीं। इंग्लैंड से फ्रांस तक चैनल पार करने के लिए नियम कड़े होते हैं, खासकर शिपिंग लेन पार करने के खतरों के कारण। हमारे पास तैराकी के लिए एक निर्धारित समय था और एक स्वतंत्र न्यायाधीश कोच, और मुझे कैन के साथ एक पायलट बोट पर साथ रहना था। हम उन्हें पतली रस्सी से पेय और भोजन दे सकते थे, लेकिन अगर रस्सी तंग हो जाती तो प्रयास रद्द हो जाता। अगर वह कभी भी बोट को छूते तो प्रयास रद्द हो जाता, चाहे वह ऐंठन में हो, जेलीफिश से डंक लगा हो या रास्ते में कुछ और। हम उसे शारीरिक सहायता नहीं दे सकते थे, जो कि वासलिन से ढके हुए और स्पीडोज पहने हुए हमारे बोट के पास तैर रहे थे। तैराकी के निर्धारित दिन मैं सुबह 3 बजे के आसपास उठा, एक चीज सैंडविच खाया और लॉबी में केन और उनके कोच से मिलने गया। मेरी निराशा के लिए केन आलसी और लड़खड़ा रहे थे। ये पता चला कि पिछली रात की नींद की गोलियां और व्हिस्की ने उनका स्वास्थ्य खराब कर दिया था और सामान्य दिन पर उन्हें बिस्तर पर लौटने की सलाह दी जाती। मुझे नहीं चाहता था कि वह अंधेरे में समुद्र में कदम रखे इस स्थिति में, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास इसे आजमाने का एक ही मौका था। आखिरकार यह निर्णय उनके कोच के हाथ में था और एक सावधानीपूर्वक आकलन के बाद उन्होंने हरी झंडी दी। चीजें अच्छी शुरुआत नहीं हुई। चुनौती तब शुरू होती है जब आप डोवर के किनारे से समुद्र में कूदते हैं। इसलिए घड़ी पहले ही चल रही थी जब अजीब तरह से कुछ 100 फीट दूर केन इंग्लैंड की ओर तैरने लगे। न्यायाधीश इस भ्रम से समझने योग्य रूप से चिंतित थे। कोच ने कुछ निर्देश दिए और उन्हें फिर से फ्रांस का सामना करने के लिए उत्साहित किया और हम आगे बढ़े। ठंडी का झटका और उस गलती का एहसास होने के बाद वह पूरी तरह से जाग गए और उसके बाद कई घंटे लगातार दृढ़ता दिखाई। हालांकि वह प्रारंभिक गलती अंत में उसे महंगी पड़ी। कैलाइस के पास एक बिंदु है जो समुद्र में सबसे अधिक बाहर निकलता है। यदि आप इसे जल्दी से पहुंचने में सक्षम होते हैं तो आप अपने अंतिम समय में महत्वपूर्ण रूप से कमी कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश केन इसे छूने से चूक गए और ज्वार के प्रभाव के कारण उन्हें 2 और घंटे तैरने पड़े। जैसे ही वह नाव में चढ़े, कांपते हुए और थके हुए, लेकिन खुश थे कि वह फ्रांस पहुंच चुके थे, उनका साक्षात्कार एनएचके जापान के राष्ट्रीय प्रसारक से सैटेलाइट फोन के माध्यम से हुआ। जब उनसे उनकी चुनौती के बारे में पूछा गया तो केन ने उत्तर दिया, इशोकेनमी गंबारी माशिता। मैंने अपना सब कुछ दिया। कठिनतम मानकों से केन अपने 15 घंटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। अंततः 16 घंटे और 42 मिनट में समाप्त हुए। हालांकि उन्होंने फिर भी चैनल तैरकर पार किया। यह एक विशाल प्रयास था, इसलिए उन्होंने जो हासिल किया उस पर ध्यान केंद्रित किया और गर्व महसूस किया कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय पार की।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सीख लिया। वही मानसिकता उन्हें दूर ले गई। कैन इगाराशी, जिनके परिवार का नाम 50 तूफान का मतलब है, वह जापान से कोरिया, जापान से रूस और पूरे बायकल झील को पार करने वाले पहले जापानी व्यक्ति बने। लेकिन यह कठिन है, मुझे पता है कि यह कठिन है। वह प्रकार की असफलता जो पछतावे और आत्मनिर्णय में बदल जाती है, वह भारी होती है। वह नौकरी जो आपको नहीं मिली, ओह, वह सालों तक किसी रिश्ते में रहना जिससे आपकी आत्मा कुचली गई, ओह, 15वीं बार आपका पुस्तक प्रस्ताव अस्वीकार होना, ओह, वह प्रोजेक्ट जिसे आपने बिना किसी अनुबंध के स्वीकार किया जो बाद में बिगड़ गया, ओह, वह समय जब आपने हाँ कहा, जब आपकी आंतरिक भावना कह रही थी कि इसे नहीं कहना चाहिए था, ओह, फिर से ओह। कोई भी ये नहीं कह रहा कि असफल होना आसान है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप ये चुन सकते हैं कि आप इसके साथ क्या करते हैं। यदि आप असफलता को पछतावे और आत्मनिर्णय के स्थान पर पकड़े रखने की कोशिश करेंगे, तो ये केवल और गहरे और भारी रूप में बदल जाएगी, क्योंकि सब कुछ बदलता है ना? इसके बजाय इसे एक पार्ट में बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। हालांकि ये कितना भी कठिन लगता हो, आपके पास कभी भी उस विकल्प को बनाने की शक्ति है। इस बारे में सोचें कि अगर आपने पार्ट को बाहर निकाला तो क्या अलग होगा। असफलता की संभावना के प्रति प्रतिरोध। मेरे काम में जब मैं लोगों की मदद करता हूं, करियर, जीवन शैली और जीवन के विभिन्न चरणों के बीच संक्रमण में, तो मैं हमेशा एक शुरुआत करने के प्रतिरोध का सामना करता हूं जो असफलता के डर से प्रेरित होता है। अगर आप कुछ नया शुरू करते हैं तो यह अत्यधिक संभावना है कि आप रास्ते में कुछ गलतियां करेंगे। विस्तार का अभ्यास हमें यह कहना बंद करना होगा कि हर कोई हमें देख रहा है, हमारी असफलता का इंतजार कर रहा है। सच में ऐसा नहीं है। ये निश्चित रूप से आत्मा और अहंकार पर कठिन है। ये देखना आसान है कि इतने लोग अब जो एक रास्ते पर हैं, जो उन्हें अब दुखी कर रहा है, सालों तक इस रास्ते पर क्यों बने रहते हैं, ताकि भविष्य में किसी गलती के कारण उन्हें और भी दुख ना हो। ये विशेष रूप से उन लोगों के साथ होता है जो एक रचनात्मक तरीके से जीवन जीने या अपनी आय को रचनात्मक पेशे से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जोखिम बहुत अधिक होता है, असफलता का डर बहुत बड़ा होता है, कला के शिक्षकों और अन्य आलोचकों की आवाजें बहुत जोर से सुनाई देती है, लेकिन उन्हें एक बात का एहसास नहीं होता, अपनी असफलताओं के साथ आगे बढ़ना ही असल में प्रगति है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आंतरिक समझ और ज्ञान को संचित करते हैं, जिसे आप अगली बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको इसकी आवश्यकता हो। असफलता कहानी का अंत नहीं होना चाहिए। यह अगले अध्याय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपूर्णता को स्वीकार करना होगा, खुद के प्रति दया दिखानी होगी और आगे बढ़ने का चुनाव करना होगा। कोई नहीं देख रहा है। क्योटो के एक मंदिर में छोटे तकिए पर पद्मासन में बैठे हुए मैं सब कुछ गलत कर रहा हूं। मुझे ध्यान लगाना था, लेकिन मैं बस अपनी टांगों में हो रहे सूजन और चुभन के बारे में सोच रहा था। जब मैं खुद को आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहा था और मेरे दिमाग में ये आवाजें आ रही थीं कि हर कोई मुझे देखकर नापसंद कर रहा है क्योंकि मैं ध्यान में बाधा डाल रहा हूं। मुझे खुद को चुपके से चारों ओर देखने से रोक नहीं सकता। और बेशक कोई भी मुझे नहीं देख रहा था। किसी को परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं। वे अपनी चीजें करने में व्यस्त हैं। यहां तो बस मैं हूं, अपनी ही आलोचना कर रहा हूं, खुद से ये कह रहा हूं कि मैंने असफलता को स्वीकार किया है, इससे पहले कि मैंने खुद से यह भी पूछा कि ध्यान में सफलता का मतलब क्या है। जब मैंने इस आलोचना को छोड़ दिया तो आखिरकार मैं पल और माहौल में आराम कर पाया। घंटी की हल्की आवाज, मेरी एड़ी के साथ फर्श पर दबाव, ताजा ततामी की खुशबू, बगीचे में बागवान द्वारा झाड़ू लगाने की आवाज, और यह याद करते हुए कि मैं एक साहसिक कार्य पर हूं और मैंने आज यहां होने का चुनाव किया। असफलता से सीखने के लिए 6 तनाव मुक्त कदम नीचे दिए गए 6 कदमों का उपयोग करें किसी विशेष घटना या स्थिति को प्रोसेस करने के लिए जिसे आप असफलता के रूप में पकड़े हुए हैं। सत्य, जो हुआ है उसके बारे में तथ्य बताएं। नम्रता,
ये स्पष्ट करें कि आपने किसे दोषी ठहराया है और आपने क्या भूमिका निभाई। सादगी, स्थिति से अपनी सबसे बड़ी सीख निकाले। अस्थिरता, पहचाने कि क्या खोया, क्या पाया और आपके अंदर क्या बदलाव आया। अपूर्णता, वह कौन सी अपूर्णता है अपने या किसी अन्य में जिसे आपको माफ करना होगा या स्वीकार करना होगा ताकि आप आगे बढ़ सकें और खुद को यह याद दिलाएं कि अपूर्णता आपको इंसान बनाती है। अपूर्णता, ये पहचानें कि यह कहानी का अंत नहीं है। तय करें कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। रचनात्मक असफलता के डर को पार करना, हम अपना सबसे अच्छा रचनात्मक काम तब करते हैं जब हम सबसे अधिक खुले और ईमानदार होते हैं। तब हमारी रचनात्मकता के परिणाम गहरे तरीके से दूसरों से जुड़ते हैं। वे चीजें व्यक्त करते हैं जिन्हें हम बातचीत में कभी नहीं कह सकते, लेकिन वह जो कुछ अंदर से आता है उसे साझा करना हमें संवेदनशील, उजागर और डरावना महसूस करा सकता है। क्या अगर इसे आलोचना की गई, मजाक उड़ाया गया या अस्वीकार कर दिया गया? यह हमें आलोचना, मजाक और अस्वीकृति की तरह महसूस कराएगा। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैं लोगों को रचनात्मक करियर बनाने में मदद करता हूं तो यह बार बार सामने आता है। असफलता का डर सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है जो लोगों को उनके पसंदीदा काम को करने से रोकता है। और यहां पर वाबी साबी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ छिपा हुआ है। वाबी साबी जीवन की सच्ची प्रकृति को दर्शाने वाली सुंदरता के लिए एक सहज प्रतिक्रिया है। ये किसी और के लिए आपकी रचनात्मकता की सुंदरता पर एक प्रतिक्रिया हो सकती है जो आपके अंदर से निकली है। इसका मतलब है कि आपकी रचनात्मकता को साझा करना आवश्यक है ताकि उसकी सुंदरता वास्तव में देखी जा सके। तो हम सभी जो अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को असफलता के डर से छिपा रहे हैं, हम असल में उद्देश्य को खो रहे हैं। असली सुंदरता किसी प्रकार की परिपूर्णता की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि उस सृजन के साझा करने में है। बेशक आजकल सफलता के कई माप हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कौन से मीट्रिक का पालन करते हैं। क्या आपने अपनी कला प्रदर्शनी बेच दी? क्या आपकी किताब बेस्ट सेलर लिस्ट में आई? क्या आपके पास सैकड़ों इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं जो आपके हाल के पोस्ट को लाइक करते हैं? ये चीजें मायने रखती हैं जब तक वे आपकी आजीविका में मदद करती हैं, जो आपको अधिक समय तक रचनात्मक काम करने देती है। और हम इसे अध्याय 7 में और विस्तार से देखेंगे। लेकिन ये मैट्रिक्स इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ते कि आप और आपके काम को देखने वाले लोग एक साथ क्या सुंदरता बना रहे हैं। वहां कोई असफलता नहीं होगी यदि आप शुरुआत में रचनात्मकता को ही न बनाएं। कोशिश करना, यह असफलता के डर को रचनात्मकता से कुछ व्यक्तिगत रूप से निपटने में आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि उस डर को इस रूप में पुनः परिभाषित करें कि यह आपके लिए वास्तव में कितना महत्वपूर्ण है, और फिर भी कोशिश करें। एक हल्की वसंत सुबह है और मैं क्योटो के निशिजिन वस्त्र जिले में चल रहा हूं, जो 1500 से अधिक वर्षों से क्योटो में बुनाई का घर है। और वह स्थान मेरे अब के पति श्री के और मैंने 6 महीने के लिए किराए पर लिया है। निशिजिन शहर का एक दिलचस्प क्षेत्र है जहां आप कारीगरों को काम करते हुए देख सकते हैं। यह पर्यटकों के लाभ के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि वे बस अपना काम कर रहे हैं, जैसा कि कई पीढ़ियों से कुशल लोग पहले करते आ रहे हैं। एक विशेष भवन ने मेरी नजरें खींची। एक बड़ा लकड़ी का गोदाम है जिसमें एक चौड़ी स्वागत योग्य प्रवेश द्वार है, जिसके सामने एक पारंपरिक नोरेन पर्दा लटका हुआ है जो बता रहा है कि दुकान खुली है। मुझे उत्सुकता हुई और मैं अंदर झांकने गया। भारी स्लाइडिंग दरवाजे से प्रवेश करते हुए मैं दंग रह गया। ये 300 वर्ग मीटर का कार्यशाला था जिसमें 3 मंजिला ऊंची छत थी। दोनों तरफ उन कुछ सबसे खूबसूरत किमोनो थे जिन्हें मैंने कभी देखा है। केंद्रीय स्थान खाली था, सिवाय कुछ कम टेबल, कुछ स्केचिंग पेपर और एक पेन की कटोरी के। ये भवन क्योजी मियूरा का कार्यशाला था, जो पुरस्कार विजेता समकालीन किमोनो डिजाइनर हैं, जो गेशी और उच्च अंत कस्टमरों के लिए किमोनो डिजाइन करते हैं। उनके पास नोरेन पर्दों की एक लाइन भी है, जैसे वही पर्दा जो मुझे अंदर बुला रहा था। और अचानक मुझे एक नोरेन पर्दा बनाने का तरीका सीखने की तीव्र इच्छा हुई। कला और रचनात्मक असफलता से सीखना। मैं एक सभ्य अभिवादन करता हूं और एक लंबी चांदी की पोनीटेल वाला एक दयालु दिखने वाला आदमी
पीछे कोने के एक छोटे से कमरे से बाहर आता है। मुझे खेद है कि मैंने हस्तक्षेप किया, लेकिन क्या मैं उनके खूबसूरत काम को और करीब से देख सकता हूँ? यह अचानक सड़क से अंदर आए एक विदेशी को देखकर थोड़ा चकित होते हुए वह सिर हिलाता है और मुझे आगे बढ़ने का संकेत देता है। हम एक कप हरी चाय पीने के बाद और मैंने उनसे उनके किमोनो डिजाइन के बारे में ढेर सारी सवालों की झड़ी लगाई, तो मैंने साहस जुटाकर उनसे पूछा कि क्या वह मुझे नोरन बनाने का तरीका सिखा सकते हैं। वो मैं नहीं सिखाता, वो थोड़े अजीब से कहते। मैं सिर्फ डिजाइन करता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ और इंतजार करता हूँ। लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं इसे विचार कर सकता हूँ। क्यों ना तुम कल वापस आओ और जो तुम बनाना चाहती हो उसका एक स्केच ले आओ और मैं इस पर सोचूंगा। मैं घर भागती हूँ और उत्सुकता से वाशी कागज और एक चॉपस्टिक का उपयोग करके एक मॉकअप बनाती हूँ। जब मैं अगले दिन लौटती हूँ तो वह हैरान होते हैं और भी हैरान होते हैं जब मैं अपने रैकेसैक से डिजाइन निकालती हूँ। हमें दिलचस्प, बुरा नहीं है, वह मॉकअप से मुझे और फिर मुझसे देखकर कहते हैं, और इसके साथ मेरी शिष्यत्व की शुरुआत होती है। मैं उनके स्टूडियो में कई दिन बिताती हूँ। जब चीज़ों को स्केच किया जाता है, मास्क किया जाता है, रंगा जाता है, सुखाया जाता है, खींचा जाता है और धोया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार मुझे बहुत भारी महसूस होता है, क्योंकि मैं जो कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ वह एक छोटे समय में बहुत विशाल है। वो एक मास्टर है और उनकी मानक बहुत ऊंची है। मैं एक नौसिखिया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मियूरा सनसेई लगातार मुझे काम पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं। मुझे हर दिन उनके स्टूडियो में दिखाने, कोशिश करने और यह देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि क्या होता है। वह मुझे विवरण पर ध्यान देने और निर्देशों को सुनने के लिए सिखाते हैं, लेकिन साथ ही मुझे अपनी प्रवृत्ति का भी उपयोग करने के लिए कहते हैं। आखिरकार ये मेरा डिजाइन है। इस विशेष मास्टर के मन में कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ दिलचस्प रचनात्मक प्रयोग है। मियूरा सनसेई के स्टूडियो में जब हम अंततः हाथ से रंगे हुए लिनन के लंबे टुकड़े को 3 पैनलों में काटते हैं, उन्हें सिलते हैं और एक बांस की रेल पर लटका देते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा दिल फट जाएगा। इसमें कुछ असमान रंगों के धब्बे हैं। यहां और वहां एक झुकी हुई रेखा है और पैनलों के मिलाने में थोड़ा मिसमैच है। लेकिन मेरे लिए मेरा पहला नोरन एकदम अपूर्ण रूप से सही है और इसे संजोने योग्य कुछ है। वो पर्दा जो अब मेरे घर में लटका हुआ है, उसमें एक चांदी की चांदनी एक नीले पृष्ठभूमि पर दिखाई देती है, जिसमें 2 पक्षी उसके खिलाफ साए में है। ये पक्षियों का जोड़ा संभावना, समर्थन और स्वतंत्रता का प्रतीक है। और क्या यही हम नहीं बनाते जब हम रचनात्मक असफलता के डर को पार करते हैं? रोशनी के घर से सीख जापान के ग्रामीण इलाके में यात्रा करते हुए मुझे टोकामाची, जो निगाटा के बर्फीले देश में स्थित है, पहुंचने में 5 घंटे, 6 ट्रेनें, एक बेंटो पैक लंच और एक बॉक्स पॉक्की की आवश्यकता होती है। एक दोस्ताना टैक्सी ड्राइवर मुझे स्टेशन से उठाता है और मैं पूरी तरह से उसकी बातों में व्यस्त हो जाती हूँ, क्योंकि सड़क के दोनों तरफ 10 फीट ऊंची बर्फ की दीवारें हैं। स्थानीय इतिहास के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें और पास के हॉट स्प्रिंग्स की सिफारिश करते हुए वह मुझे बताता है कि स्थानीय समुदाय एक नए चावल के प्रकार पर प्रयोग कर रहा है। मैं जापान के सबसे लोकप्रिय कोशिहिकारी चावल और नए शिन्नोसुके चावल के स्वाद में अंतर के बारे में इतनी दिलचस्पी लेती हूं कि मुझे हार्डली पता चलता है कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। जब हम हिकारी नो याकाटा, रोशनी का घर, के सामने खड़े होते हैं तो मेरी सांस रुक जाती है। बर्फ के बादल पर तैरते हुए एक चौड़ी लकड़ी की सीढ़ी एक प्रभावशाली प्रवेश द्वार की ओर ले जाती, जिसके दोनों ओर एक घेराबंदी वाली स्तंभित बालकनी है जो जमीन से करीब 9 फीट ऊंची है। यह भवन, जिसे जापानी वास्तुकार दाइगो इशी और अमेरिकी प्रकाश कलाकार जेम्स टुरेल द्वारा एचिगो त्सुमारी आर्ट ट्राइनेल के लिए एक आवासीय इंस्टॉलेशन और ध्यान के स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है, प्रकाश के छिपे हुए आयामों का अनुभव करने का एक अध्ययन है। यह घर एक सुरुचिपूर्ण सुखी है, ट्रेडिशनल जापानीज आर्किटेक्चरल स्टाइल शैली में बनाया गया है,
जिसमें धीरे धीरे ढलते हुए गिबल और हिप्ड छतें हैं। अंदर तातामी से सजे कमरे हैं जिनमें युकिमी शोजी, कागज की स्क्रीन जो एक सश विंडो की तरह ऊपर उठाई जा सकती है जिसे आप अपने फुटन से आराम से बर्फ देख सकते हैं। पहली बार में यह भवन पारंपरिक दिखता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें कई सूक्ष्म डिजाइन विशेषताएं हैं जो इसे एक इंटरैक्टिव कला अनुभव बनाती है। बाद में फाइबर ऑप्टिक से लेकर अंदरूनी प्रकाश जो पुराने जापानी घरों में उपयोग किए गए मोमबत्तियों की तरह दिखते हैं। रोशनी का घर 6 लोगों को समायोजित कर सकता है, लेकिन मेरी खुशी के लिए मित्रवत प्रबंधक मुझे बताता है कि सभी अन्य अतिथियों ने अपना आरक्षण रद्द कर दिया है, इसलिए यह जगह अब मेरे लिए है। ये कितना अनमोल उपहार है, यह मुझे बहुत खास लगता है। शाम के अंत में एक स्थानीय शेफ ताजे बने हुए भोजन के 10 विभिन्न प्लेटें लेकर आता है। वह हर एक तत्व के बारे में बारीकी से समझाता है और मैं सोचती हूँ कि यह अकेले खाने के लिए बहुत ही भव्य है। जिस कमरे में मैं खाती और सोने के लिए चुनती हूँ वह किसी अन्य से अलग है। सफेद छत में एक बड़ा वर्गाकार छेद काटा गया है। एक बटन दबाने पर पूरी छत पीछे हट जाती है और आकाश दिखाई देता है। सूर्यास्त से ठीक पहले एक प्रकाश शो शुरू होता है। छत के अंदर का क्षेत्र धीरे धीरे एक रंग से दूसरे रंग में बदलता है। बाहर मुझे बर्फ और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और धुंधला नीला संध्याकाल का दृश्य है, लेकिन मेरे ऊपर छत के अंदर गुलाबी रोशनी ने आकाश को नीला बना दिया है। चॉपस्टिक्स हाथ में लेकर मैं किसी को विशेष रूप से नहीं, बस एक मौन अभिवादन करती हूँ। पहला पकवान है उबला हुआ निमोनो, जिसमें बांस की शूट, ताड़ों की जड़, एनो की मशरूम और समुद्री बांस है। फिर जैसे ही आकाश हरा हो जाता है, मैं मीठे मिसो में बटरबर कलियां और अदरक के साथ चिपचिपा टेरिया की एम्बर जैक खाती हूँ। अब छत पर हल्का इंडिगो रंग फैल जाता है और आकाश पीला दिखाई देता है, जो मेरे रोल किए हुए आमलेट, फूलों के पत्तों और सामन के साथ मेल खाता है। सोल सूप उसके बाद आता है, जिसके नीचे आकाश नीला हो जाता है और उसकी हल्की गुलाबी फ्रेम के खिलाफ खिलता है। और फिर तला हुआ टफू गाजर के साथ आता है, जैसे गुलाबी रंग चमकता है और आकाश फारसी नीला हो जाता है। आखिरकार जैसे ही भोजन समाप्त होता है, एक चिकनी दूध की पुडिंग के साथ एक मीठा नारंगी रंग आकाश को कीमती रंग की टर्क्वाइज में बदल देता है। जैसे ही प्रकाश शो समाप्त होता है, मेरा पेट भर चुका है। मैं टेबल को साफ करती हूँ और तातामी पर अपने फूटन में आराम से लेट जाती हूँ। छत की रोशनी वापस शुद्ध सफेद में बदल जाती है और आकाश इंडिगो हो जाता है। चांद वही था सारा समय। रात छत के छेद के किनारे से लिपटी हुई थी। ठीक तभी जब मैं अपनी फूटन में पड़ी हूँ और आकाश की अनंतता को देख रही हूँ, शरीर गर्म है, लेकिन रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बर्फ गिरने लगती है। कमरे के अंदर असली बर्फ गिर रही है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। मुझे रूफ बंद करना चाहिए, लेकिन मैं तब तक हिल नहीं सकती क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कला ने इसे संभव बना दिया। कला हमें दिखाती है कि हम चीज़ों को एक निश्चित तरीके से देख सकते हैं, जब तक हम ये नहीं समझते कि ये सच नहीं है। जब हम असफल होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसे नकारना या इससे भागना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को कैसे बदल सकते हैं। क्या हम इसे अफसोस, फैसले, शर्म, निराशा और हताशा की कहानियों से फ्रेम कर रहे हैं, या हम इसे हल्के तौर पर सीखने और बढ़ने के एक अवसर के रूप में फ्रेम कर रहे हैं, साहस और स्पष्टता के साथ, ये सोचकर कि क्या हम दिशा बदल सकते हैं, या बस खुद को याद दिलाने के रूप में कि हम इंसान हैं और लोग गलतियां करते हैं। हमारी फ्रेमिंग से क्या हम संकुचन देख रहे हैं या वृद्धि, दोष या संभावना, अफसोस या सीखने का अवसर? जो हम देखते हैं वह बदलता है। इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे फ्रेम करते हैं, और यह सब बदल देता है। मैं इन विचारों में खो जाता हूं जब अचानक सब कुछ काला हो जाता है। रोशनी का फ्रेम गायब हो गया है। मुझे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे मैं उस खुले आकाश में खींचा जा रहा हूं, जैसे मैं उसके ओर ऊपर की ओर गिर रहा हूं, और फिर रात मुझे अपनी चादर में लपेट लेती है। अगली सुबह मैं सन्नाटा सुनकर उठता हूं। घर के चारों ओर बर्फ के मीटरों तक
ढेर लगे हुए हैं और न तो कोई दिखता है। मैंने नीचे गांव की ओर देखते हुए सोते हुए रात बिताई थी, जहां रात में टिमटिमाती हुई लाइटें थीं। लेकिन फिर एक कोहरा आ गया और अब मैं पेड़ों के बाहर कुछ भी नहीं देख सकता। बाहर 100 प्रकार के सफेद और ग्रे रंग हैं। मैं मछली ग्रिल में चीज और टोस्ट बना लेता हूँ और एक पारदर्शी बर्तन में चाय बनाता हूँ। फिर मैं कुछ और देर तक बैठता हूँ। मुझे पता है कि जो कुछ मैंने देखा और जो मैंने समझा, उसके बीच में कुछ ऐसा है जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है। मैं इसे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं ध्यान से सुनता हूँ। और जब मैं इंतजार कर रहा था, तो मुझे याद आता है कि मैंने आकाश की तस्वीरें छत में बने छेद के माध्यम से अपने डिजिटल कैमरे और अपने आईफोन दोनों से ली थी। मुझे आश्चर्य होता है कि वे कैसी निकली, इसलिए मैं देखता हूँ। परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। मेरे डीएसएलआर से आकाश हर तस्वीर में लगभग एक ही रंग का होता है। बस हर छवि के साथ धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जाता है, जैसे यह स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। लेकिन आईफोन की तस्वीरें अलग हैं। आकाश का रंग फ्रेम के हर बदलाव के साथ बदलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरा मस्तिष्क इसे मुझे दिखाता था। वही आकाश विभिन्न लेंसों के माध्यम से अलग दिखता है। और इसके साथ हाउस ऑफ लाइट मुझे अपना अंतिम पाठ सिखाता है। हमारी समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम उन्हें कैसे फ्रेम करते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उन्हें किस लेंस से देखते हैं। हम न्याय के लेंस से देख सकते हैं या कृपा के लेंस से, और यह निर्धारित करता है कि हम असफलता से कितना भावनात्मक बोझ उठाने की अनुमति देते हैं। जो सभी सुंदरता हम पहले अध्याय में बात कर चुके हैं, वो ऐसी चीज नहीं है जिसे मानव हाथ द्वारा बनाया जा सकता है। इसी तरह असफलता से जो पाठ हम सीखते हैं, वे ऐसे पाठ नहीं हैं जिन्हें हम स्वेच्छा से बनाते हैं। असफलता होती है और इसके साथ निपटने के विभिन्न तरीके होते हैं, जिनमें से कोई भी आपको अपनी असफलता को नकारात्मक रूप से आंकने के बारे में नहीं है। आप असफलता का अनुभव और उससे सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे फ्रेम करते हैं और आप किस लेंस से इसे देखते हैं। शायद यह कोई संयोग नहीं है कि मैंने यह सब एक ऐसी संरचना के भीतर सीखा जो एक जापानी वास्तुकार और एक पश्चिमी कलाकार के बीच सहयोग से बनी थी। दूसरे संस्कृतियों को देखना, फिर अपनी संस्कृति पर वापस लौटना, यह मूल्यवान हो सकता है। यह समझना कि दुनिया को देखने का एक ही तरीका नहीं है, हमें विकल्प देता है। फ्रेमिंग और रीफ्रेमिंग, कृपा, दोष नहीं, ऊपर गिरना, नीचे गिरना नहीं। कभी सभी प्रेरित असफलता को फिर से फ्रेम करने के लिए बुद्धिमत्ता सीखने में कोई पूर्ण या परिपूर्ण नहीं होता, बस सीखना होता है। असफलता केवल विस्तार का एक क्षण है। असफलता के साथ आगे बढ़ना प्रगति है। असफलता को फिर से फ्रेम करना हमारे अनुभव को बदल देता है। कोशिश करें फिर से फ्रेम करना। किसी उदाहरण के बारे में सोचें जब आपने कुछ में असफलता अनुभव की। असफलता से सीखने के 6 तनाव मुक्त कदम पृष्ठ 118 पर के संयोजन में निम्नलिखित सवालों का जवाब देते हुए नोट्स बनाएं। क्या हुआ था? आपने इसे असफलता क्यों माना? जब यह हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप उस समय पर्याप्त रूप से तैयार थे? इस दौरान कौन से बाहरी तत्व थे? क्या आपने अपनी सहजता को सुना? वह क्या कह रही थी? भविष्य में वही स्थिति आने पर आप क्या अलग करेंगे? आप इस असफलता को विकास के दृष्टिकोण या कृपा के लेंस से कैसे फिर से मूल्यांकित कर सकते हैं? इस अनुभव के परिणाम स्वरूप क्या बदल गया है? अब इससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने उत्तरों पर विचार करें और नोट्स बनाएं, शुरुआत करें। धन्यवाद। तो अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना। मैं हूं रोहित और बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। धन्यवाद।